Hi, investors. Welcome to School of Intrinsic Compounding. So, before we start the podcast, I have a really interesting question for you. Last decade, में which has been the best performing stock in the Indian stock markets? The answer is that stock comes from a really small sector, and the name of the sector is seafood sector, and the name of the stock is Avanti Feeds. फीड सेक्टर आज इंडिया में बहुत ही एक छोटा सेक्टर है, एंड उसमें से एक कंपनी है जो अवंती फीड्स, जिसने आपको 34,000% का रिटर्न दिया लास्ट डेकेड में. So the question arises that all of us know that behind every great stock there is an equally great business. तो ऐसा क्या हुआ इस बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से इतना ग्रेट अमाउंट ऑफ रिटर्न बन गया, एंड इसमें से क्या पैटर्न्स है जो हम इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड जो पैटर्न्स हम एंड में एक बारी रिकग्नाइज करके ले आउट भी करेंगे पॉडकास्ट में कि दीज आर द पैटर्न्स विच यू हैव टू लुक फॉर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. सो वील डिवाइड द इंडस्ट्री एनालिसिस इनटू 4 phases. तो फर्स्ट फेज़ में हम बात करेंगे कि ग्लोबली आपका इस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है. देन हम बात करेंगे कि इंडिया में 1990 से लेके 2000 तक क्या चल रहा था. फिर 2010 से लेके 2020 तक इंडिया में ऐसा क्या चेंज आ गया, एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिस्क इन दिस सेक्टर. टू बिगिन विद द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ श्रिम्प. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में श्रिम्प का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ रहा है. इफ़ यू टॉक अबाउट US, इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, इफ़ यू टॉक अबाउट जापान, तो वहाँ पे श्रिम्प का कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. स्पेसिफिकली US, वन ऑफ द रीजंस इज़ कि श्रिम्प का जो प्राइस है, प्राइस इन्फ्लेशन बहुत धीरे से बढ़ा है. तो US के अंदर एक स्टडी की गई थी कि 2012 से लेकर 19 तक श्रिम्प का जो प्राइस है दैट हैज़ इंक्रीज ओनली बाय 1% इन्फ्लेशन रेट. वेराज जो अदर मीट्स हैं, जो आपका चिकन हो गया, आपका बीफ हो गया, इन सब का प्राइस हैज़ रिजन बाय 5 to 7% पर एनम इन US, राइट. So this has created a value proposition for shrimp industry in US. तो इस वजह से आज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है दे एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ श्रिम्प टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, एंड अनदर रीज़न इज़ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ श्रिम्प को प्रोड्यूस नहीं कर सकती बिकॉज द जीन्स ऑफ द श्रिम्प्स आर सूटेड टू अ ट्रॉपिकल वेदर. तो जो ट्रॉपिकल वेदर या हॉट वेदर है, श्रिम्प वहीं पे ब्रीड करा जा सकता है. वेराज US एंड UK में जो श्रिम्प प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी थोड़ा बहुत बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है, दैट इज़ इंटायरली ड्यू टू वाइल्ड कैच एज कम्पेयर टू एक्वाकल्चर. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड कैच एंड एक्वाकल्चर इज़ दैट वाइल्ड कैच इज़ बेसिकली आप अनटेम्ड एनिमल्स या बेसिकली आप जो वाइल्ड फिशेज़ या वाइल्ड श्रिम्प्स हैं आप उसको ओशियन से पकड़ रहे हैं. वेराज जो टेम्ड है, जो एक्वाकल्चर है, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अलावा आप उसको एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाता है. एंड अनदर रीज़न इज़ कि जब वाइल्ड कैच करते हैं दैट हैज़ ओवर द ईयर्स लेड टू ओवर ग्रेजिंग ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से श्रिम्प का जो अगर आप सी या ओशियन में देखेंगे तो श्रिम्प मिलना काफ़ी कम हो चुका है US के आसपास. So this created a value proposition for the developing countries to export to US and other developed countries. तो आज कौन कौन सी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, एक बारी उनके बारे में जान लेते हैं. वन इज़ योर इंडिया, सेकेंड इज़ योर वियतनाम, थर्ड इज़ योर एक्वाडोर, फोर्थ इज़ योर थाईलैंड, एंड फिफ्थ इज़ योर इंडोनेशिया. दीज आर द 5 मेजर एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प्स, राइट. एंड इसमें इन पांचों कंट्रीज़ में क्या कॉमन है कि इन पांचों कंट्रीज़ में ट्रॉपिकल वेदर है. एंड एक और चीज़ जो इन पांचों कंट्रीज़ में कॉमन है कि यहाँ पे ब्रैकिश वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. व्हाट इज़ ब्रैकिश वाटर? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहेगा कि ब्रैकिश वाटर होता क्या है. तो एक तो आपका फ्रेश वाटर होता है जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, डैट इज़ योर, वो वाटर बहुत कम सैलाइन होता है. फिर आपका एक सी वाटर होता है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैलाइन होता है. फिर एक बीच वाला आता है आपका जिसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर बहुत ज़्यादा सैलाइन भी नहीं होता और बहुत कम सैलाइन भी नहीं होता. इट इज़ दी आइडियल कंडीशंस फॉर श्रिम्प टू बी ब्रेड इन, मतलब श्रिम्प इस पानी के अंदर एकदम आइडियल कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं. तो जिन भी कंट्रीज़ में कोस्टल रीजन काफ़ी बड़ा है वहाँ पे ब्रैकिश वाटर की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर 8,000 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, बिकॉज इंडिया इज़ अ पेनिनसुला कंट्री विच इज़ कवर्ड ऑन वाटर बाय 3 sides. एंड मोर ओवर इंडिया में ब्रैकिश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, जिसमें से आज भी इंडिया सिर्फ 15% ब्रैकिश वाटर यूटिलाइज करता है फॉर कल्टिवेशन, राइट, फॉर एक्वाकल्चर एंड कल्टिवेशन. तो इंडिया में इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ
that can be done in aquaculture if the policy framework is right. तो लेट्स कम टू द सेकेंड फेज ऑफ द इंडस्ट्री एनालिसिस कि इंडियन श्रिम्प इंडस्ट्री में ऐसा क्या चल रहा था 1990s में. तो व्हाट हैपेंड इन 1990s वाज कि इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट द ब्लैक टाइगर श्रिम्प एंड अच्छा एक्सपोर्ट चल रहा था इंडिया का. बट 2000s में क्या हुआ कि ब्लैक टाइगर श्रिम्प में एक डिजीज़ लग गई जिसका नाम था वाइट स्पॉट सिंड्रोम डिजीज़, जिसकी वजह से आपके ब्लैक टाइगर श्रिम्प का जो प्रोडक्शन था वो बहुत धीरे हो गया एंड प्रोडक्शन काफ़ी जगह पे एकदम ख़त्म होने लग गया, जिसकी वजह से फार्मर्स जिन्होंने लोन ले रखे थे उस पर प्रोडक्शन लगाने के लिए, फार्मर्स वेंट इनटू अ लॉट ऑफ डेट. तो फ्रॉम 2000 to 2009 द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लैक टाइगर श्रिम्प इन इंडिया grew only at a pace of 0.7 to 0.8% CAGR. बट 2009 एंड 2013 में दो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई. अगर किसी को श्रिम्प इंडस्ट्री का जो CAGR आया लास्ट 10 ईयर्स में अगर उसको समझना है तो उसको 2009 और 2013 की डेवलपमेंट समझनी पड़ेगी. सो व्हाट हैपेंड इन 2009, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एल वानमाई वैरायटी ऑफ श्रिम्प्स. अब एल वानमाई वैरायटी बेसिकली और वाइट लेग श्रिम्प्स, इनमें क्या डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू योर ब्लैक टाइगर श्रिम्प्स कि एल वानमाई श्रिम्प्स और वाइट लेग श्रिम्प्स में डिजीज़ लगने का चांस बहुत कम था. दीज वैरायटी ऑफ श्रिम्प्स वर इम्यून टू डिजीजेस. एंड सेकेंडली 2013 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बहुत एक बूम आ गया इंडियन श्रिम्प इंडस्ट्री में कि 2013 में EMS नाम की डिजीज़ लगी थाईलैंड एंड इंडोनेशियन श्रिम्प में. EMS इज़ बेसिकली और अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम. तो ये डिजीज़ थाईलैंड एंड इंडोनेशियन श्रिम्प्स में लगने लग गई, जिसकी वजह से इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्टर्स के पास एक बहुत बड़ा वैक्यूम मिल गया उनको, बिकॉज आपका कंपेटिटर्स डेसिमेटेड है इस टाइम पे, वो प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे. तो इंडिया में कुछ अगर हम देखें तो 190% का CAGR आया वाइट लेग श्रिम्प्स के एक्सपोर्ट में फ्रॉम 2010 टू 2015, राइट, विच वॉज रियली मैसिव. तो थाईलैंड का जो एक्सपोर्ट शेयर था श्रिम्प के मार्केट में डैट वेंट डाउन फ्रॉम 25% टू 12%, whereas इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर था डैट एक्सपैंडेड फ्रॉम 12% टू 27% विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years, 2013 से लेकर 2016 के बीच में. तो इंडियन श्रिम्प इंडस्ट्री ग्रू मैसिवली ऑन बैक ऑफ सच टेलविंड्स, क्योंकि कंपेटिटर आपका डेसिमेट हो चुका था, कंपेटिटर प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा था ड्यू टू दी एडवेंट ऑफ अर्ली मॉर्टेलिटी सिंड्रोम. एंड एट द सेम टाइम इंडिया का जो एक और कंपेटिटर था इंडोनेशिया, वहाँ पे भी EMS डिजीज़ लग गई थी, जहाँ पे उनका भी शेयर फ्रॉम 14% वेंट ऑल द वे डाउन टू 9%. सो दीज वर द टेलविंड्स ऑन द बैक ऑफ विच द श्रिम्प फीड इंडस्ट्री ग्रू मैसिवली. तो एक बार ये बात करते हैं कि इंडिया में ऐसा खास क्या है कि जिसकी वजह से इंडिया बिकम्स एन आइडियल लोकेशन फॉर एक्सपोर्टिंग श्रिम्प्स. तो इंडिया की श्रिम्प इंडस्ट्री में कुछ 30 कंपनीज है विच प्रोड्यूस क्लोज टू 1.2 मिलियन टन्स ऑफ श्रिम्प एवरी ईयर. श्रिम्प फीड्स की बात हो रही है, सॉरी. एंड इंडिया के पास कुछ 8,000 किलोमीटर का कोस्टल रीजन है. एंड कौन कौन से स्टेट्स आज इंडिया में श्रिम्प प्रोड्यूस करते हैं उनकी एक बारी बात कर लेते हैं. वन इज़ योर आंध्र प्रदेश, सेकेंड इज़ योर तमिलनाडु, थर्ड इज़ योर ओडिशा एंड फोर्थ इज़ योर गुजरात. जिसमें से आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर नोन एज द हब्स ऑफ श्रिम्प एक्सपोर्ट्स. आंध्र प्रदेश से तो काफ़ी ज़्यादा ही होता है. एंड श्रिम्प इंडस्ट्री में आज 2 कल्टिवेशन सीजन होते हैं. द फार्मर्स श्रिम्प की सीड को प्लांट करते हैं, राइट, या हैचरीज से लाके श्रिम्प को जब वो प्लांट करते हैं तो श्रिम्प को वो सिर्फ 2 टाइम पे ही हार्वेस्ट कर सकते हैं. वन टाइम पीरियड इज़ बिटवीन मार्च टू जून एंड द सेकेंड टाइम पीरियड इज़ बिटवीन सेप्टेम्बर टू डिसम्बर. And another added advantage with India is the labor cost, because shrimp industry is a very labor intensive industry. तो इंडिया में कुछ सिर्फ 310 रुपये या 300 रुपये दिन का सिर्फ लेबर कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड जहाँ पे 700-750 रुपये का लेबर कॉस्ट है. और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया इक्वाडोर, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड के अगेंस्ट कम्पीट करता है श्रिम्प इंडस्ट्री में, राइट. तो एक बार आप इस इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेंट्स है कौन कौन. तो मेजरली इस इंडस्ट्री में 4 पार्टिसिपेंट्स हैं. पहला पार्टिसिपेंट कौन है आपका, श्रिम्प फार्मर, जो श्रिम्प को ब्रीड करता है, जो श्रिम्प को ब्रीड करके बढ़ा के हार्वेस्ट करता है. फिर सेकंड पार्टिसिपेंट जो बहुत क्लोजली लिंक्ड है श्रिम्प फार्मर से, डैट इज़ योर श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स, जो आपकी श्रिम्प की फीड बनाते हैं. डैट इज़ बेसिकली जो फार्मर्स को फीड डालनी होती है श्रिम्प्स को, डैट कम्स फ्रॉम द फीड मैन्युफैक्चरर्स. देन थर्ड पार्टिसिपेंट इज़ योर श्रिम्प प्रोसेसर, जो रॉ श्रिम्प को लेके उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं. दीज आर बेसिकली लाइक योर इंडियन ऑयल, जो रॉ ऑयल लेके उसको प्रोसेस करके
इन द फाइनल फॉर्म बेचता है, बेसिकली पेट्रोकेमिकल की तरह, या फिर दूसरा जो रिफाइंड ऑयल बेचता है। तो श्रिम्प प्रोसेसर भी रॉ श्रिम्प को लेके उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता है। एंड फोर्थ वन इज़ योर एंड कंज्यूमर हु इज सिटिंग इन यूएस और एनी अदर डेवलप्ड कंट्री। तो एक बार ही हम फार्मर से बात स्टार्ट करते हैं और एक बार ये देखते हैं कि फीड इंडस्ट्री इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है। तो जब एक श्रिम्प फार्मर श्रिम्प की फार्मिंग करता है तो उसका मेजर कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? तो उसका मेजर कॉस्ट स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली 45% कॉस्ट श्रिम्प फार्मर का फीड में लगता है। दैट इज़ योर फीड इंडस्ट्री, राइट। 45% कॉस्ट श्रिम्प की फीड में लगता है एंड 20% कॉस्ट फार्मर का लेबर में लगता है एंड बाकी कॉस्ट उसका रेंट, पॉन्ड मेंटेनेंस एट्सेट्रा इन चीज़ों में लगता है। क्योंकि 45% कॉस्ट सिर्फ फीड में लगता है, इस वजह से फार्मर हमेशा ब्रांडेड फीड प्रेफर करता है, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी की फीड लेंगे तभी आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने पुअर क्वालिटी की फीड ले ली एंड आपका श्रिम्प उसकी वजह से उग ही नहीं पाया तो आपको काफ़ी मैसिव लॉसेस होने के चांसेस हैं। इस वजह से फार्मर इज़ ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन द ब्रांडेड फीड इंडस्ट्री, ड्यू टू विच द इंटायर श्रिम्प फीड इंडस्ट्री इज़ 80% ऑर्गेनाइज्ड एंड ओनली 20% अनऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ पे फीड कन्वर्जन रेशियो कुछ 1.5x के आसपास है। माने अगर आपको 1 किलो का श्रिम्प उगाना है तो आपको 1500 ग्राम का या 1.5 kg का आपको श्रिम्प फीड डालना पड़ेगा। एंड फीड में मेजर रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है आज? तो फीड इंडस्ट्री में मेजर रॉ मटेरियल आपके सिर्फ 3 ही हैं। क्या 3 रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं आपके? सार्डाइन्स, wheat and सोयाबीन। what is sardines? Sardines are basically different types of fish। तो सार्डाइन फिश का जो ड्राई पाउडर है वो यूज़ होता है फीड बनाने में। फिर आपका जो व्हीट फ्लावर है वो यूज़ होता है फीड बनाने में एंड फिर आपका सोयाबीन यूज़ होता है फीड बनाने में। सार्डाइन का जो ड्राई पाउडर है वो कुछ 36% कॉम्पोजिशन में यूज़ होता है, व्हीट फ्लावर कुछ 32% में एंड सोयाबीन कुछ अगेन 32% में। सो दिस इज़ व्हाट द रॉ मटेरियल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फीड कंपनीज इज़। एंड क्योंकि इन तीनों के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इस वजह से फीड इंडस्ट्री का भी जो रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इसको ईजिली पास ऑन नहीं कर पाते। तो व्हाट हैपेंड इन 2013 एंड 14 वाज कि इन 3 रॉ मटेरियल का भी प्राइस वो एट हिस्टोरिकली लो लेवल्स एंड ऊपर से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो चार्ली मंगर के वर्ड्स में जो कहते हैं, एक लॉलापलूजा इफेक्ट बन गया था। Different sets of probabilities aligned together for the multi-year growth of this industry, which lasted for 3 to 4 years. तो 3 से 4 साल में अवंती फीड्स आई थिंक फ्रॉम 2014 to 17 ओनली गेव अ रिटर्न ऑफ 7000%, क्योंकि मार्केट के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो रखा था एंड मोर ओवर रॉ मटेरियल साइड पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस थी, रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ता हो रखा था। तो एक बार अब हम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पे ब्रांडेड प्लेयर को फार्मर बहुत प्रेफर करता है, क्योंकि 45% कॉस्ट फार्मर का 45% कॉस्ट तो फीड में ही है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्ट करता है। सो फीड इंडस्ट्री इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री, जिसमें से 45% मार्केट शेयर अवंती फीड्स के पास ही है एंड सीपी एक्वा के पास सेकेंड हाइएस्ट मार्केट शेयर है 32% के आसपास। बाकी कंपनीज के पास सिर्फ 4 to 5% मार्केट शेयर है फीड इंडस्ट्री में। और अवंती फीड्स का एडवांटेज क्या है ओवर दी अदर ब्रांड्स? क्योंकि अवंती फीड हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज वे बैक इन 2008 एंड 9। तो एल वानमाई जब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, डैट इज़ योर वाइट लेग श्रिम्प्स, तो ये अवंती फीड्स ने अपना 25% स्टेक थाई यूनियन को बेच दिया था। थाई यूनियन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड्स, राइट। एंड थाई यूनियन ने अवंती फीड्स को टेक्नोलॉजी दी कि आप इस तरीके से आप इसकी फीड बना सकते हैं एल वानमाई की। तो तब से ही अवंती फीड के पास एक एडवांटेज है। एंड अवंती फीड्स का जो फार्मर के साथ कनेक्ट है डैट इज़ ऑल्सो रियली रियली स्ट्रॉन्ग। तो जैसे हमने रिसेंटली देखा था कि एशियन पेंट क्यों जीत गया, क्योंकि एशियन पेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर को कैप्चर कर लिया एंड मोर ओवर आपके पेंटर को कैप्चर कर लिया। सिमिलरली अवंती फीड्स ने आपके फार्मर के लाइक ब्रेन शेयर या माइंड शेयर कैप्चर कर लिया, इन टर्म्स कि अगर आप अवंती फीड का फीड यूज़ करोगे तभी आपको बहुत अच्छा यील्ड मिलेगा। किसी और कंपनी का कर लोगे तो आपका 45% कॉस्ट वेस्ट हो सकता है एंड क्योंकि आप साल में सिर्फ इसको 2 बार ही प्लांट कर रहे हैं तो वो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो सकता है, आपका पूरा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो अवंती फीड के पास ये एडवांटेज था। एंड मोर ओवर सेकेंड एडवांटेज क्या था कि अवंती फीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन वाली गेम है। इवन दो इनका ROCE कुछ 40 to 50% के आसपास है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा लो मार्जिन इंडस्ट्री है।
तो जिस कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा होंगे और जिस कंपनी का ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा, उसी कंपनी की सेल सबसे ज़्यादा होएगी, जिसकी वजह से वो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर सबसे ज़्यादा कर पाएंगे। अवंती के केस में कुछ सिमिलर ही चल रहा है, राइट। एंड लास्टली इनका क्या मोट है कि इनके पास सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं। इनके 5 प्लांट है, जिसमें से 2 से 3 प्लांट तो आंध्र प्रदेश में ही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है श्रिम्प का। तो 2-3 प्लांट तो इनके आंध्र प्रदेश में ही हैं, जिसकी वजह से इनका फ्रेट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है। एंड व्हाट अवंती फीड्स हैज़ ऑल्सो डन कि इट हैज़ क्रिएटेड 3 सब सेगमेंटेशंस, कि इन्होंने 3 सब सेगमेंटेशन बनाए हैं अपनी फीड बिजनेस में। तो पहला सब सेगमेंटेशन क्या है, स्टार्टर फीड बिजनेस, सेकंड है ग्रोवर और तीसरा है फिनिशर। कि स्टार्टर में आप ये वाली फीड दे सकते हैं अपने श्रिम्प को जब वो एकदम बिगिनिंग स्टेज में है, जब उसका काउंट बहुत ज़्यादा है। फिर सेकंड में आप उसको ग्रोवर दे सकते हैं जब उसका काउंट कुछ 70-50 के आसपास अप्रोच कर रहा है। और तीसरे में आप उसको फिनिशर दे सकते हैं जब उसका काउंट 30 के आसपास अप्रोच कर रहा है। तो क्या श्रिम्प की जो फार्मिंग है इसमें कुछ 120 डेज़ का जेस्टेशन पीरियड है। एंड 120 डेज़ के जेस्टेशन पीरियड में इनका काउंट बहुत ज़्यादा वेरी करते रहते हैं। व्हाट इज़ काउंट? बेसिकली काउंट आपका मेजरमेंट है, जितना कम काउंट होएगा उतना बड़े श्रिम्प का साइज़ होएगा। तो 30-50 काउंट वाले जो श्रिम्प्स हैं दैट आर बेसिकली एक्सपोर्टेड टू यूएस, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी अच्छा होता है। एंड जो 70-100 कैटेगरी में काउंट में जो श्रिम्प्स आते हैं दैट आर एक्सपोर्टेड टू चाइना एंड अदर कंट्रीज़, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। यूएस एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रेफर द काउंट साइजेस टू बी वेरी वेरी लेस। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री में कुछ 120 डेज़ का जेस्टेशन पीरियड है। अब coming to the point कि why I don't like the industry and what are the opportunities that are there in the industry. So let's come to the reasons why I do not like the industry. So one of the reasons is that in this industry I have to keep tracking the farm gate prices. What are your farm gate prices? कि फार्म से निकलते ही श्रिम्प का क्या प्राइस है, फार्म से निकलते ही श्रिम्प का क्या प्राइस है, डाटा नोन एज फार्म गेट प्राइसेस। तो अगर ये फार्म गेट प्राइसेस थोड़े टाइम में घट जाते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि श्रिम्प फार्मर्स डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं श्रिम्प प्रोडक्शन करने में, जिसकी वजह से फीड इंडस्ट्री का भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हिट ले लेते हैं। एंड वहाँ पे भी इनपुट प्राइस वॉलेटिलिटी भी बहुत है, राइट। क्योंकि अगर आपकी श्रिम्प प्रोडक्शन ही कम होगी तो फीड की भी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जो 2018 के आसपास हुआ था जब हमने देखा था अवंती फीड्स टू का डाइव ऑफ 60-70%, बिकॉज फार्म गेट प्राइसेस बहुत घट गए थे, क्योंकि थाईलैंड और इंडोनेशिया का एक्सपोर्ट वापस रेज्यूम हो गया था अलॉन्ग विद वियतनाम। सेकेंड रीज़न वाई डू नॉट लाइक द इंडस्ट्री इज़ कि यहाँ पे रॉ मटेरियल का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्या क्या रॉ मटेरियल है? अगेन कमिंग टू द पॉइंट, सार्डाइन फिश का ड्राई पाउडर है, सेकेंड इज़ योर सोयाबीन एंड थर्ड इज़ योर व्हीट फ्लावर। इन तीनों का प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, यानी इन तीनों के प्राइस फ्लक्चुएशन से इन कंपनीज़ के पास पूरा प्राइसिंग पावर नहीं है आगे पास ऑन करने के लिए। इवन दो अवंती फीड्स सबसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है इस पूरी इंडस्ट्री में, अवंती के पास भी पूरा कंप्लीट प्राइसिंग पावर नहीं है, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन, राइट। सो दीज आर द टू वेरिएबल्स विच आर रियली रिस्की। एंड थर्ड विच इज़ द रिस्कीस्ट वेरिएबल ऑफ द ऑल इज़ कि अगर इंडिया में कभी इन्हीं श्रिम्प्स के अंदर बीमारी लग गई या डिजीज़ लग गई, समथिंग लाइक अ वाइट स्पॉट सिंड्रोम लग गया, तो डिजीज़ इज़ लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर श्रिम्प फार्मिंग। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया तो पूरी श्रिम्प प्रोडक्शन ही इंडिया की रातों रात ज़ीरो की तरफ जा सकती है, एंड दिस विल लीड टू मैसिव लॉसेस फॉर द इन्वेस्टर्स। दिस इज़ वाई डिस्पाइट गिविंग अ ROCE ऑफ 50% 40%, अवंती फीड्स ऑलवेज ट्रेड्स एट अ PE मल्टीपल ऑफ 10 to 20 के बीच में। वेराज एशियन पेंट्स जिसका ROCE कुछ 35 से 40% है, वो हमेशा 60 की PE के आसपास ट्रेड करता है, बिकॉज एशियन पेंट्स में आई एम रीजनेबली assured कि after 10 years down the line this company will at least survive, whereas अवंती फीड्स में आई एम नेवर श्योर अबाउट द सर्वाइवल, कि कब बीमारी लग जाए वो मेरे को नहीं पता, राइट। तो सबसे बड़ा रिस्क इस इंडस्ट्री में यही है। तो गाइज जब हम DCF करते हैं तो DCF के अंदर हम टर्मिनल वैल्यू डालते हैं, एंड टर्मिनल वैल्यू कंसिस्ट ऑफ 60-70% ऑफ द इंटायर स्टॉक वैल्यू। अगर टर्मिनल वैल्यू ही किसी कंपनी की ज़ीरो हो गई तो रातों रात उसका स्टॉक प्राइस ही 60-70% कोलैप्स कर जाएगा। जैसा आजकल हम न्यूज़पेपर कंपनीज़ के केस में देख रहे हैं, मार्केट इज़ बेसिकली अज्यूमिंग कि इनकी टर्मिनल वैल्यू ही ज़ीरो हो चुकी है, काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल्स विल गो बस्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। दिस इज़ बाय डिस्पाइट गिविंग अ ROCE ऑफ 40-50%, this company never trades at a valuation of 50-60 times earnings,
बिकॉज इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है. So guys, thank you for listening to the podcast. If you have any more industry analysis suggestions, do put them in the comment section. Thank you for joining us. Hope to see you in the next session.